नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान भाग 2 का पार्ट 4 देखने वाले हैं, पर्यावरणीय व्यवस्थापन। कि पर्यावरण को किस प्रकार से हम संतुलित रख सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे हमारा सजीव सृष्टि जो है वो सुचारू रूप से चल सके और पर्यावरण को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। तो हमने 9वीं में देखा है कुछ पार्ट इसके तहत, है कि नहीं। तो वही अब आगे देखने वाले हैं कि परिसंस्था किसे कहते हैं। जैसे हमने देखा है 9वीं में जैविक तथा अजैविक घटक, उसी प्रकार से उनमें पाई जाने वाली परस्पर अंतरक्रियाएं ये सभी मिलकर परिसंस्था का निर्माण करते हैं। क्योंकि जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और उन्हीं के संबंध में जो चीज़ बताई जाती है वो परिसंस्था के अंतर्गत आती है। परिसंस्था में प्रत्येक घटकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो भी हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे भेड़ बकरी हो, चाहे गाय भैंस हो, कोई भी हो, है ना, वह उत्पादक हो या भक्षक हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि भोजन निर्माण करने वाली वनस्पतियाँ उपयुक्त होती हैं और उन्हें खाने वाले हिरन, भेड़ बकरियाँ, गाय भैंसे, ऊँट घोड़े ऐसे शाकाहारी प्राणी महत्वपूर्ण होते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों की संख्या में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि न देने वाले बाघ, सिंह, इनके जैसे खतरनाक प्राणी भी उतने ही महत्वपूर्ण। एक रोटेशन है। रोटेशन मतलब यही एक चलते रहता है चक्र। फिर प्रकृति में पाए जाने वाले इल्लियाँ, अस्वच्छ स्थानों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर के कीड़े, क्या इनका भी वास्तव में उपयोग है? हाँ है, क्योंकि विघटन करना है। क्योंकि कोई भी सजीव जो है उसका विघटन होता है तो उसके लिए इनका उपयोग होता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको कभी कभी लगता होगा क्यों ऐसा होता है। फिर भी सजीव गंदे होने के बावजूद अधिक महत्वपूर्ण है। ये मुख्य रूप से प्रकृति की साफ सफाई करते हैं। मैंने बताया जैसे कोई चीज़ मर गया तो उसके शरीर का क्या होता है, विघटन होता है। विघटन होने के बाद कुछ नहीं बचता। आप 5-6 सालों बाद जाके उस स्थान पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हड्डियों के। तो वही यहाँ पे दिया है। इससे क्या होता है, एक जैविक खाद भी बनती है। ओके, उसे आगे दिखाया गया, अर्थात अपने आसपास पाए जाने वाले इन घटकों के कारण ही अपना अस्तित्व बना हुआ है। अतः इन सभी घटकों की उचित देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है। ये चार्ट आप कंप्लीट कर दीजिए। 9th में है परिसंस्था, अजैविक, जैविक घटक, भौतिक घटक, फिर इसमें रासायनिक घटक हैं, और यहाँ पर स्वयं पोषी, परपोषी, फिर उत्पादक में वनस्पतियाँ हैं, प्राणी में भक्षक हैं, है कि नहीं, और विघटक हैं। तो उसमें फिर क्या है, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक और प्राथमिक भक्षक। तो ये सब आपको कंप्लीट करना है 9th के आधार पे। तो अब हम आगे देखेंगे। दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। वहाँ धान की फसलों पर भोजन के लिए बड़े पैमाने पर कनखजूरे आते हैं। कनखजूरे मतलब जो कि उस फसल को बर्बाद करते हैं। ओके, उसी प्रकार वहाँ के खेतों के कीचड़ में कनखजूरों का भक्ष्य के रूप में उपयोग करने के लिए मेंढकों की संख्या भी काफ़ी मात्रा में होती है, तथा पसंदीदा खाद्य के रूप में मेंढक के भक्षण हेतु सांप भी वहाँ होते हैं। क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को खाते हैं। परंतु यदि अचानक वहाँ के मेंढकों की संख्या में कमी आ गई तो क्या होगा, एक तो जो कनखजूरे हैं वो फसल बर्बाद कर देंगे, दूसरी बात वहाँ के जो सांप हैं वो अपना भोजन नहीं पा पाएंगे। ऐसा तो वही यहाँ पर दिया गया है। पर्यावरण और परिसंस्था में संबंध क्या है वो देखते हैं। पर्यावरण यह एक अत्यंत व्यापक संज्ञा है। सजीवों पर किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक, इन सभी को मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। मतलब प्रत्येक घटक जो कि भौतिक है, रासायनिक है, जैविक घटक है, सब मिलाकर क्या होता है, पर्यावरण बनता है। और पर्यावरण भी इन्हीं रासायनिक घटक या भौतिक घटक द्वारा क्या होता है, प्रभावित भी होता है। संक्षिप्त में पर्यावरण अर्थात आसपास की परिस्थिति तथा उसमें पाए जाने वाले अनेक सजीव, निर्जीव, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटकों का समावेश होता है। पर्यावरण के 2 मुख्य प्रकार हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा नैसर्गिक पर्यावरण। तथा दूसरा प्रकार क्या है, मानव निर्मित है। प्राकृतिक को हम नैसर्गिक बोलते हैं, वो दोनों एक ही पर्यावरण के प्रकार हैं, एक ही नाम है। और दूसरा क्या है, मानव निर्मित। मतलब एक तो प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है। अब मानव के द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उसका तो भाई उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। वर्षा देखो 2 तरीके से होती है। आप देखोगे प्राकृतिक रूप से वर्षा देखते हो कैसी होती है, और कृत्रिम रूप से भी वर्षा कराई जाती है। लेकिन कृत्रिम रूप से वर्षा जो होगी वो हमारे जो नीड है, हमारी आवश्यकता है, उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी। इसलिए प्राकृतिक वर्षा की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं, प्राकृतिक और
नैसर्गिक बोल सकते हैं उसको, प्राकृतिक या नैसर्गिक, और मानव निर्मित, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आगे चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में हवा, वातावरण, जल, भूमि आदि का समावेश होता है। ये सब प्राकृतिक पर्यावरण है। इनमें से जैविक तथा अजैविक घटकों में स्वतंत्र क्या होती है, अंतःक्रियाएं घटित होती हैं। उनके परस्पर संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है कि नहीं। जैसे हम नई नई बिल्डिंगें बना रहे हैं, सब पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पूरे जंगल खत्म कर दे रहे हैं काट काट के, तो उसका पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण जो इतना हो रहा है, मानव निर्मित पर्यावरण का भी प्राकृतिक पर्यावरण तथा पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मूलतः पर्यावरण में दो मुख्य घटकों का समावेश होता है, जैविक और अजैविक घटक। ये भी आप पढ़ने के लिए जैविक तथा अजैविक घटक, इनके आंतरिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ये पूछ सकता है कि पारिस्थितिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको ये याद रहना चाहिए। परिस्थितिकी का अध्ययन करने के लिए जिस मूलभूत कार्यात्मक इकाई का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिसंस्था कहते हैं। पर्यावरण में अनेक परिसंस्थाएं हैं। कुछ परिसंस्थाओं का अध्ययन पिछली क्लास में हमने किया है। विचार किया जाएगा तो पानी, जैसे जल परिसंस्था होती है, भू परिसंस्था होती है ना, ऐसे बहुत सारी परिसंस्थाएं होती हैं। तो जल, तो पानी का एक छोटा सा गड्ढा भी एक परिसंस्था है। तो हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी परिसंस्था है। संक्षिप्त में, किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में व्याप्त प्रदेशों के जैविक तथा अजैविक घटक, उसी प्रकार उनमें की जाने वाली अंतःक्रियाएं, ये सभी एकत्रित होकर परिसंस्था बनाती हैं। आगे हम देखते हैं पर्यावरण में, हम देखते हैं जल चक्र, विविध गैसीय चक्र जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र हमने देखा है 9वीं में। अनेक प्राकृतिक चक्र नियमित रूप से चलते रहते हैं और इससे पर्यावरण संतुलन का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो बना रहता है। परिसंस्था के विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं के कारण ही पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, पर्यावरण संवर्धन क्यों इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण में विद्यमान कुछ प्राकृतिक घटक तथा कुछ मानव निर्मित दूषित घटक जब पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, तब पर्यावरण में समाविष्ट अनेक घटकों में असंतुलन का निर्माण होता है और उसका असर या परिणाम उनके घटकों के ही मुख्यतः जैविक घटकों के अस्तित्व पर पड़ता है। इससे यह ध्यान में आता है कि पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मुख्य रूप से दो प्रकार के घटक हैं, एक तो प्राकृतिक घटक हैं, एक तो मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित यहाँ पे दिए, देखो प्राकृतिक घटक में भूकंप, दावानल है ना, ज्वालामुखी या और कुछ चीज़ें जो प्राकृतिक घटना है, सुनामी है ना, फिर अभी हम लोग बोल सकते हैं आंधी तूफान, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटक है। मानव निर्मित मतलब जंगल तोड़ना, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाना, प्रदूषण करना, प्लास्टिक का उपयोग करना, तो ये सब मानव निर्मित घटक हैं। तो देखिए अब आगे क्या दिया, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने क्या कहा है, पृथ्वी प्रत्येक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है, परंतु किसी का भी लालच पूर्ण करने में समर्थ नहीं। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकती है, लेकिन आपके मन में अगर लालच पैदा हो गया है तो उस लालच की पूर्ति वह नहीं कर सकती है। और वह क्या, इस दुनिया में लालची इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता, कभी भी संतोष नहीं रहता, उसको कभी भी वो अपने से खुश नहीं होता है। तो इसलिए लालच किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो पैसे से संबंधित हो, चाहे किसी से भी संबंधित हो। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आज पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित घटकों का दुष्परिणाम होकर अनेक पर्यावरणीय समस्याएं निर्मित होती हैं। जैसे हमने देखा है, पर्यावरणीय प्रदूषण उनमें से भी एक प्रमुख समस्या है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु अथवा पदार्थों का दूषितीकरण अर्थात उसका प्रदूषण है। हम ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर देंगे तो भी प्रदूषण है कि नहीं। विभिन्न प्रकार के देख रहे हो गाड़ियाँ चल रही है, उससे जो गैसें निकल रही है वो भी प्रदूषण है। AC का यूज़ करते हैं, सब हर एक चीज़ में प्रदूषण है। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण अर्थात प्राकृतिक घटनाओं अथवा मानव के क्रियाकलापों द्वारा आसपास के पर्यावरण पर होने वाला अनावश्यक और अस्वीकार्य बदलाव अर्थात हवा, पानी, जमीन आदि का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणधर्मों में उसी प्रकार से मानव और अन्य सजीवों के लिए घातक ऐसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तनों का घटित होना है। मानवीय जनसंख्या का विस्फोट, तीव्र गति से होने वाला औद्योगिकीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, जंगल की कटाई, अनियोजित शहरीकरण आदि कारणों से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, ये आपको दिया गया है। आगे का जो भी सेशन है हम लोग बाद में करेंगे।
ओके, धन्यवाद।